चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में अभी हमने क्या देखा था लास्ट टाइम? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी हमारा क्या सॉल्व होके आया था? माइनस ए ओमेगा या ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देन एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू एक्स टी, यानी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हम शो कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। ए नहीं आएगा, अच्छा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी। ठीक है, नाउ अब हमें एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी दो टाइप की, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपका क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मूवमेंट के टाइम पे कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की है आपकी, कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर में अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी आपकी एनर्जी? हाफ एम वी की जगह हमने क्या पुट कर दिया? माइनस ओमेगा ए या ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर? और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, वी का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, होल स्क्वायर सॉल्व कर दिया ना बेटा, सबका होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बेटा एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर बोलते हैं हम, तो क्या बनता है? साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें फर्दर हम अगर चाहें तो अब देखो, ओमेगा स्क्वायर आपने पढ़ा था, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम होता है स्प्रिंग में। ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम होता है। तो ध्यान से देखो, अगर रूट को हम वापस इधर भेजें तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम, और एम को भेजे तो एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के। तो हम यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? के से। तो क्या बन जाएगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग क्या थी? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकली थी? देखो, फोर्स हमारा होता था माइनस के एक्स स्प्रिंग में। ठीक है, अब अगर हम इसमें वर्क डन निकालें तो वर्क डन एफ डी एक्स। ठीक है, और वर्क डन हमारा निकलेगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू। अब जितना हमने वर्क डन किया, ठीक है, जितना हमने स्प्रिंग में वर्क डन किया उतना ही स्प्रिंग में क्या स्टोर्ड हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो यही आपकी पॉजिटिव में पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है के एक्स स्क्वायर बाय टू। अब x की वैल्यू क्या हमारे लिए? a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? k इंटू के बाय टू बाहर आ गया आपका, ये x की जगह a cos ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर। सो क्या बन जाएगा? हाफ इसे अलग कर दिया, हाफ के इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, देखो, हाफ के ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ था, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? nor be destroyed, it may be transformed from one form of energy into another। एनर्जी ना तो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर भी हम इसको एस्टैब्लिश करवाएंगे, देखो कि टोटल एनर्जी आपका, अब स्प्रिंग देखो, जब स्प्रिंग मीन पोजीशन पे है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अगर मीन पोजीशन पे है, देखो तीन पोजीशन दो पोजीशन हो सकती है आपकी, एक तो मीन, मतलब तीन कहने का मतलब दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशन, इनको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, और बीच में जो सेंटर पोजीशन होती है दैट इज मीन पोजीशन, कि अगर आपकी वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो कहां पे होगा? मीन पे होगा।
अब आपने क्या किया, स्प्रिंग को या तो स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो। सपोज आपने स्ट्रेच करके इतना आगे तक बढ़ा दिया, अब जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा, वो वापस इस तरफ जाएगा। क्लियर? तो यानी स्ट्रेच्ड पोजीशन पे उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, अगर आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो याद करो कौन सी एनर्जी होगी उसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी है, अब वो किस तरफ वर्क करेगी, अपोजिट। क्लियर? तो यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी है उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे क्या होगी, अब देखो जब यहां से मूव करती आ रही है, अब यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, के एक्स स्क्वायर बाई टू। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या होगी आपकी, मैक्सिमम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जीरो। ठीक है, अब फिर जब ऑब्जेक्ट यहां से अब इस तरफ जाएगा, यहां पे रुकेगा नहीं। ठीक है, यहां से बढ़ता हुआ जा रहा है आगे की तरफ, तो अगेन एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या हो जाएगी, पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक जीरो। वहां तक जा सकते हैं जहां तक वो धीरे धीरे पोटेंशियल आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, और जहां पे जीरो हो जाएगी वहां पे रुक जाएगा और वहां से वापस आना स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल हो रही है। आई बात समझ में? क्लियर? और ये चलता रहेगा रेगुलर। क्लियर? यानी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो अब यहां पर देखो हमने क्या किया, इन दोनों का सम किया, ई के प्लस यू। तो ई के प्लस यू पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कर रहे हैं, तो क्या आएगा, हाफ के स्क्वायर। अब ध्यान से देखो दोनों में हाफ के स्क्वायर आ रहा है, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव और प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई। और आप सबको पता है 10th क्लास में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। तो फाइनल ये क्या आ गया, हाफ के स्क्वायर। अब के क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट रहता है, आप सबको पता है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड आपने उसको डिस्प्लेस करवाया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? वो फिक्स्ड है, तो उनकी जो टोटल एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, वो बस एक से दूसरे में कन्वर्ट होती रहेगी अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स। क्लियर? अगर हम बीच का कोई और पॉइंट ले रहे हैं तो वहां पे दोनों एनर्जी होंगी, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल, बट उनका जो सम होगा दैट इज हाफ के स्क्वायर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर अभी देखो एक न्यूमेरिकल भी आपको इजी वे में बताऊंगा बुक से, बुक वालों ने अलग वे में किया हुआ, मैं एक बहुत इजी वे बताऊंगा इसी के बेसिस पे। इसलिए कह रहा हूं इस चीज का ध्यान रखो कि आपको पता है टोटल एनर्जी कंजर्व चाहे कहीं पर भी। अब मान लो इसके पास टोटल एनर्जी हमने निकाली 25 जूल है, 25 जूल है। अब मैंने बोला इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ कुछ है और आपने उससे काइनेटिक एनर्जी निकाल ली 5 जूल है, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी थी 25, यहां पे काइनेटिक कितनी आ गई। अब मैं बोलूं पोटेंशियल बताओ यहां पे कितनी होगी, तो 20। आपको क्या ये सॉल्व करना पड़ेगा, आया समझ में? सो इसके लिए बहुत हेल्पफुल है ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए। क्लियर? यहां तक कर लो ध्यान से नोट। नाउ इसी बेसिस पर अब बेटा एग्जांपल 14.7। अब 14.7 में देखो क्या गिवन है हमें, अब ब्लॉक हुज मास इज 1 kg इज फास्टेंड टू अ स्प्रिंग। मास कितना गिवन है आपका 1 kg। ठीक है, उसे हमने स्प्रिंग से बांध दिया है। द स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 50 न्यूटन पर मीटर। तो के आपका गिवन है दैट इज 50 न्यूटन पर मीटर। नाउ अब इसका जो हमने ब्लॉक किया वो क्या, ब्लॉक इज पुल टू अ डिस्टेंस x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड। क्लियर? और इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, 0.1 मीटर। ठीक है, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट x इक्वल्स टू 0 ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0। यानी जब x 0 था तो उस टाइम पे t भी आपका क्या है, 0, यानी कोई भी फेज एंगल नहीं होगा, फाई 0 होगा वहां पे। नाउ
कैलकुलेट द काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जीज ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी जब वो 5 सेंटीमीटर दूर है। क्लियर? तो x आपका क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। जब x आपका 5 सेंटीमीटर है तब आपको वहां पे कौन कौन सी एनर्जी बतानी है, पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल एनर्जी। क्लियर? अब ध्यान से देखो, पहले हम क्या कर रहे हैं, इसकी टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं। टोटल एनर्जी का भी आपने फॉर्मूला देखा, क्या होता है U प्लस के, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और फॉर्मूला क्या बना था इन दोनों के सम का, हाफ के स्क्वायर। क्लियर? ये के काइनेटिक के लिए बेटा ये ध्यान रखना, या तो ई के से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो टोटल एनर्जी तो हमारी यहां से निकल आएगी, दैट इज हाफ के स्क्वायर। तो के क्या है हमारा 50, और ए स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 50 इंटू 0.1 इंटू 0.1, डेसिमल हटाया, 10 नीचे आ गया, ये एक जीरो यहां से कैंसिल आउट, ठीक है। और फर्दर 5 और इसको कट किया तो कितना आ जाएगा 2, सो 1/4 यानी कि 0.25 जूल्स, यानी टोटल एनर्जी पहले हमने निकाल दी, कितनी आएगी 0.25 जूल्स। और हमें क्या निकालना है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, काइनेटिक का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ई के हाफ mv स्क्वायर था। अब v की जगह जब हमने डाला था फॉर्मूला क्या बना था आपका, हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। हमारा फाइव यहाँ पे जीरो, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। अगर x जीरो है, t जीरो, तो उस टाइम पे फाइव आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट अब इसमें देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर आप इसको यूज करते हो तो ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर, पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। क्लियर? ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं हम, ओमेगा इक्वल्स टू रूट के बाय एम, ठीक है। इससे आपका ओमेगा निकल जाएगा, के और एम हमें दोनों पता है। बट इसकी जगह पे अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो, हमें एंगल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करें, हमें एक्स पता है जहां पे हमें निकालना है, हम पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, बट इस वाले फॉर्मूले से नहीं। किस फॉर्मूले से, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसमें अगर हम के की वैल्यू आपको पता है क्या है 50, और x की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू दैट इज जहां पर हमें निकालनी है वहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो 5 का स्क्वायर 0.05 बेटा, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.05 हम यूज करेंगे। क्लियर? सो क्या आ जाएगा, ये 25 पहले काट दिया सपोज आपने, सो 25 इंटू 0.05 इंटू 0.05, चाहे तो डेसिमल हटा लो या आप सीधा भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। याद करो, देखो 5 5 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, डेसिमल कितने आएंगे, दो उसमें 4, तो क्या आ जाएगा 0.0625 जूल्स। क्लियर? हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल गया बिना कोई एंगल सॉल्व किए। अगर आप इस मेथड से करते तो आपको यहां पे ओमेगा भी निकालना पड़ता पहले, और फिर कॉस स्क्वायर सॉल्व करना पड़ता उसका। क्या? हाँ, तो स्प्रिंग ही तो है बेसिकली यहां पर भी। तो क्वेश्चन पढ़ो, स्प्रिंग कांस्टेंट किस लिए, ठीक है। स्प्रिंग को ही तो हम कंप्रेस्ड और स्ट्रेच करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑसिलेशंस। क्लियर? यू आ गया आपका। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी थी हमारी 0.25 जूल्स, इसमें से हमने पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दिया 0.0625, तो क्या आएगा माइनस करने पे, इसको पहले अगर डेसिमल सेम बनाने हैं तो 0.2520 आगे लिख लिया, 0.0625। डेसिमल में तो माइनस करना आता है ना 11th क्लास को, ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है, सिखाना है। हाँ, या 9 7 देन 4, क्या आ जाएगा 0.18
0.75 और यूनिट जूल्स। चाहे कोई भी एनर्जी निकाल रहे हो, यूनिट तो आपकी जूल्स ही रहेगी। आया समझ में? अब देख लो बुक वालों ने कैसे सॉल्व किया है। वो आधे बच्चे तो आप समझ भी नहीं पाओगे उन्होंने करा क्या क्या है। एंगल देखो 7.07 उन्होंने ओमेगा निकाला है, ठीक है, और फिर कॉस एक्स की वैल्यू निकाल के कॉम्प्लिकेट कर दिया, √3/2 को भी डेसिमल में निकाला, और लास्ट में अगर आंसर देखोगे तो आंसर यही आ रहे हैं जो इसमें शॉर्टकट वे में निकल गए। ठीक है, इसलिए कहा कि देखो फॉर्मूला यूज करो ध्यान से, ठीक है, कर लो ध्यान से। नाउ सम सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब कौन से सिस्टम आपके ऐसे हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं? तो पहली बात, देयर इज नो फिजिकल एग्जांपल ऑफ एब्सोल्युटली प्योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों? क्योंकि सारे जो भी आप ऑसिलेशन करोगे, चाहे स्प्रिंग में करो या पेंडुलम में करो, वो इवेंचुअली क्या हो जाएंगे? डाई आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कहां चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में, और धीरे धीरे वो डिक्रीज होती जाएगी उनकी स्पीड, और फाइनली वो जीरो पे आ जाएंगे, मीन पोजीशन पे। क्लियर? नाउ अब हमें जिसके बारे में पढ़ना है, बेसिकली पहला ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। अब बेसिकली हमने कहां देखे सिंपल हार्मोनिक जैसे बनते हुए, मतलब प्योर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, बट उसके जैसे बनते हुए कहां पर है? पहले तो ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग में। स्प्रिंग में आपको बताया था ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाता है? √k/m। अब टाइम पीरियड, ओमेगा के टर्म्स में टाइम पीरियड आपको बताया था मैंने, क्या होता है? ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। ओमेगा है क्या? बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप सबने पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब एंगल के बेसिस पे, सो वहां पे 2π आ गया आपका, क्योंकि 2π आपका कंप्लीट सर्कल होता है। क्लियर? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एंगल के बेसिस पे हमने फ्रीक्वेंसी निकाली। क्लियर? तो टी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इससे? टाइम पीरियड 2π/ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है? √k/m। तो आपका जो टाइम पीरियड स्प्रिंग में बनेगा वो कितना बनना चाहिए? 2π√m/k। ओमेगा की वैल्यू जब यहाँ पे 1/ओमेगा क्या हो जाएगा? 1/ओमेगा इक्वल्स टू √m/k। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर? तो टाइम पीरियड इन स्प्रिंग क्या हो जाएगा? 2π√m/k, जहां पे m क्या है आपका? मास ऑफ द स्प्रिंग, और k क्या हो गया? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर? रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होती है स्प्रिंग में? -kx रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर ना? अब इसके बेसिस पर आपका एग्जाम्पल 14.8 बेटा, एग्जाम्पल 14.8 में देखो अब क्या गिवन है हमें। A 5 kg collar is attached to a spring of spring constant 500 न्यूटन पर मीटर। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है? मास गिवन है कितना? 5 kg, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? स्प्रिंग कांस्टेंट किससे रेफर करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? के से। तो के हमें कितना गिवन है? 500 न्यूटन पर मीटर, स्मॉल के बेटा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ इट स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ओवर अ हॉरिजॉन्टल रॉड। अब देखो जब भी हम एग्जांपल्स कर रहे हैं इस बेसिस पे, हम वहां पे फ्रिक्शन लेस सर्फेसेस ले रहे हैं, अदरवाइज आपकी क्या होगी? एनर्जी वेस्ट होती रहेगी ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर? नाउ द कॉलर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 10 सेंटीमीटर एंड रिलीज। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? 10 सेंटीमीटर हमारा एक्सटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है बेटा। 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर। यहां तक क्लियर? एम्पलीट्यूड आपका 0.1 मीटर हो गया। नाउ अब हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी अभी बताया, दैट इज 2π√m/k। m और k दोनों है हमारे पास, सो 2π√m/k, m/500 कर दिया। क्लियर? ये क्या आ गया? 1/100। ठीक है, 2π पाई की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे बेटा हम। 2π ये कितना हो गया? 1/100 का रूट 1/10। क्लियर? अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दी हमने, 3.14 इंटू 1/10
ठीक है, अभी कट ऑफ मत करो 2 और 10 को, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डेसिमल में आ जाएगा आपका। अब इनको मल्टीप्लाई किया 6.28 अपॉन 10 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0.628, और यूनिट क्या आएगी, क्या निकाला हमने ये टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड किसमें आएगा सेकंड्स में। क्लियर, यहां तक आया समझ में? तो फर्स्ट पार्ट टाइम पीरियड आ गया आपका। सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपको, वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड। क्या बोला है, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड याद करो, लास्ट टाइम मैंने आप सबको बताया था v इक्वल्स टू क्या होता है, v का फॉर्मूला क्या है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस वाई। अब मैक्सिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू -1 होगी। क्लियर, तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्लस में ओमेगा ए हो जाएगी या ए ओमेगा हो जाएगी। क्लियर, सो ओमेगा की वैल्यू, अब ओमेगा हमें यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, ओमेगा इक्वल्स टू देखो ये था हमारा क्या, अंडर रूट के बाय एम, तो ओमेगा निकाल लेंगे पहले हम अंडर रूट के बाय एम से। के की वैल्यू 500 और एम की वैल्यू 5, तो 500 बाय 5 कितना आ गया 100, और 100 का रूट 10, तो ओमेगा आ गया आपका 10, और इसको क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकंड बेटा, ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड, और एम्पलीट्यूड आपके पास है दैट इज 0.1, तो ओमेगा 10 डाल दिया, एम्पलीट्यूड 0.1 डाल दिया, क्या आ गया मल्टीप्लाई करके 1, और यूनिट मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आपकी बेटा, वेलोसिटी या स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी। यहां तक क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या थी आपकी, माइनस नहीं बेटा, मैक्सिमम बोल रहे तो माइनस नहीं आएगा ना, ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए, तो ओमेगा 10 आया है, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.1, सो दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो एक्सेलरेशन आ गई आपकी 10 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। आया समझ में? और मिनिमम क्या होगी, इसी को नेगेटिव में बोल सकते हो आप, -10, और उसके बीच में रहेगी फर्दर एक्सेलरेशन आपकी। क्लियर, सेम वे स्पीड भी हमें अगर बोलनी हो तो 1 और -1 के बीच में रहेंगी। क्लियर यहां तक? और ये भी पूछा है कहां पर आ रही है, तो वो भी आपको बताया हुआ, देखो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी, एट द सेंटर, मीन पोजीशन पे, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशंस पे, एक्सट्रीमिटीज पे। क्लियर हुआ? कर लो नोट डाउन ध्यान से, न्यूमेरिकल भी इस पे। नाउ सिंपल पेंडुलम, अब दूसरा हमारा जो सिंपल हार्मोनिक की तरह बिहेव कर सकता है दैट इज सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम में क्या होता है आपका एक, ठीक है, बॉब, इस जो बॉल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉब। ये एक थ्रेड से बंधी हुई है या फिर किसी भी रोप से बंधी हो सकती है, ठीक है। नाउ अब इसको हमने क्या किया, डिस्प्लेस कराया, ठीक है, तो यहां पर पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, ये एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है, जहां वो रेस्ट पे थी। क्लियर, ये आपकी मीन पोजीशन हो गई। अब हमने इसको छोड़ा तो क्या होगा, ये वापस इस तरफ आएगी और फिर यहां पे रुकेगी नहीं, यहां पे दूसरे एंड तक चली जाएगी और वापस देन फिर से। क्लियर, तो इस तरीके से ऑसिलेशंस आपके फॉर्म होंगे। अब इसका जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या है बताओ। अब टाइम पीरियड अभी हमने स्प्रिंग में किया था, वहां पे क्या था, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यहां पे हो जाएगा आपका फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, ध्यान से देखो, फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ। ठीक है, क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल क्या है, लेंथ ऑफ द रोप। अब ये लेंथ ऑफ द रोप के ऊपर डिपेंड करेगी कि जितनी लंबी होगी रोप आपकी, जितना लंबा आपने उसे बांधा हुआ है ऊपर से। क्लियर, और जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, अब जैसे ही वहां पे देखो, वहां पे हमारा ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग में क्या था, मास के ऊपर डिपेंड था और मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड था। बट यहां पे ना तो ये बॉब के मास के ऊपर डिपेंड है और ना ही बॉब के मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। क्लियर, अगर हम एयर रेजिस्टेंस हटा दे तो हर जितनी भी हम पेंडुलम बनाएंगे उसका टाइम पीरियड इसी से डिसाइड होगा, यानी कि 2 पाई आपका देखो कांस्टेंट है, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी कांस्टेंट ही है, वो नहीं चेंज हो सकता। सो सिर्फ ये किसके ऊपर डिपेंड है, एल के ऊपर, लेंथ के ऊपर। अब बताओ, जो आपकी नॉर्मल पेंडुलम हम यूज करते हैं, जो 1 सेकंड में एक बार सेंटर पे आती है,
उसके लिए टाइम लेंथ क्या होनी चाहिए? 1 मीटर। ठीक है, वो हम इससे निकालेंगे भी। एग्जाम्पल 14.9 में देखो बेटा, एग्जाम्पल 14.9 अब इसी के बेसिस पे गिवन है। यहां पर हमें पूछा हुआ है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकंड। टिक सेकंड का मतलब ध्यान से देखो क्या है। देखो एक ऑसिलेशन हम कब कंप्लीट बोलेंगे? जब अगर सपोज यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर आके यहां तक गया, फिर वापस आया, तो सेंटर पोजीशन में एक ऑसिलेशन में कितनी बार आया? 2 बार। अब हम पेंडुलम जो सेकंड्स वाली यूज करते हैं उसमें हम सेकंड्स बीच में देखते हैं कि बीच में 1 सेकंड में 1 बार आए, तो इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? 2 सेकंड। ये क्लियर हुआ? यानी आप जो पेंडुलम यूज कर रहे हो जो सेंटर में 1 सेकंड में 1 बार आ रही है, एक ऑसिलेशन में 2 बार आनी चाहिए, तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 सेकंड। क्लियर? अब हमें वहां पे लेंथ निकालनी है। सो एल के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर टाइम का फॉर्मूला आपका ये अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो एल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? टी अपॉन 2 पाई और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल बाई जी यहां तक, और फिर जी वहां भेज दिया हमने, तो एल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बना आपका? जी टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ अब इनमें वैल्यूज पुट कर दी। जी की वैल्यू 9.8, ठीक है। टी की वैल्यू 2 सेकेंड, सो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गए। 3.14 का स्क्वायर करोगे तो वो अराउंड 9.8 आ जाएगा आपका। क्लियर? जिससे आपका एल आ जाएगा 1 मीटर। यानी लेंथ आपकी वहां पे पेंडुलम की क्या होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए, नियर बाय 1। ठीक है ना? यानी 0.99 भी आ रहा है तो दैट इज आपका 1 मीटर। कि अगर हम 1 मीटर की पेंडुलम बनाए तो उसका आपका टाइम इंटरवल 2 सेकेंड होगा और वो सेंटर पे 1 सेकेंड में क्रॉस करेगी। ठीक है?